हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएएस करंट अफेयर्स सेक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 1st एंड 2nd अगस्त 2020 एंड टुडेज टॉपिक्स विल बी 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, देन ब्लैक रेन, थर्ड टॉपिक विल बी स्मोक टावर, देन कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, fifth topic will be technical platform for measurement and reduction of food loss and waste, and last topic will be issues metropolitan cities face. Our first topic is 15th Finance Commission's report on agricultural exports. A high-level committee on agricultural exports set up by 15th Finance Commission has submitted its report and it has focused on the agri exports. अब एग्री एक्सपोर्ट्स पे क्यों फोकस किया है? पहली चीज़ तो ये है कि एग्री एक्सपोर्ट्स के अंदर वो पोटेंशियल है टू ग्रो टू $70 बिलियन फ्रॉम 40 बिलियंस. सेकेंडली, अगर ये ग्रोथ होता है तो लगभग 7 से 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी, यानी 7 से 10 70 से 1 करोड़ तक की 70 लाख से 1 करोड़ तक की जॉब्स हमें क्रिएट हो सकती है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से. थर्डली, अगर हमें ये चीज़ करनी है तो हमें इन्वेस्टमेंट लगभग चाहिए होगी 8 से 10 बिलियन डॉलर्स की, जो रहेगी इनपुट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोसेसिंग और डिमांड इनेबलर्स में. एंड लास्टली, अगर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है तो फार्मर की इनकम भी इंप्रूव होगी. नाउ लेट अस सी what are the highlights of the report. First one is that 22 क्रॉप वैल्यू चेन्स पे फोकस करने की जरूरत है एंड थ्रू अ डिमांड ड्रिवन अप्रोच. सेकेंडली, सॉल्व वैल्यू चेन क्लस्टर्स होलिस्टिकली विद अ फोकस ऑन वैल्यू एडिशन. थर्डली, क्रिएट स्टेट लेड एक्सपोर्ट्स प्लान ताकि सभी लोग पार्टिसिपेट कर सके. इट विल एनेबल पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स. देन प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंपॉर्टेंस दी गई है इसके अंदर. सो प्राइवेट सेक्टर टू प्ले एन एंकर रोल. फिफ्थ वन विल बी द सेंटर शुड एक्ट एज एन इनेबलर, यानी सेंटर का रोल एक इनेबलर का रहेगा रेदर देन प्लेइंग एन एक्टिव रोल. एंड लास्ट विल बी फोकस ऑन द रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू फंड एंड सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशंस. नाउ लेट अस सी ऑन व्हाट फैक्टर्स द सक्सेस ऑफ द प्लान डिपेंड्स ऑन. इट विल डिपेंड ऑन कि प्राइवेट सेक्टर और कमोडिटी बोर्ड्स को कितना प्लान में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है. सेकेंडली, वी नीड टू लेवरेज स्टेट प्लान्स एंड वैल्यू चेन्स. थर्ड थिंग इज सेंटर शुड एनेबल द स्टेट लेड प्लान्स बिकॉज सेंटर के पास सब स्टेट्स के प्लान होंगे एंड सेंटर ही उनको इनेबल कर सकता है. फोर्थ थिंग इज दैट इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस पे फोकस हमें करना होगा. वी नीड टू प्रमोट इट एंड एट बोथ लेवल, एट स्टेट लेवल ऑल्सो एंड एट सेंटर लेवल ऑल्सो. Then fifth one will be funding. Funding should converge of existing schemes, financial allocations and private sector investment. यानी जो allocation है फंड्स का, एक कन्वर्जेंस हमें लाने की जरूरत है एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंदर, फाइनेंस कमीशन के अलोकेशन में और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक रेन. Ahead of 75th anniversary of Hiroshima, a Japanese court has recognized 84 survivors of the post-nuclear explosion black rain as the atomic bomb survivors. This would enable them to avail free medical benefits. Now the key word here is black rain. Atomic bombs survivors we can understand जिनके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा था और जो बच गए वो रहेंगे एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स. बट what is black rain and why these survivors of black rain have been considered atomic bomb survivors? We have to say it. होता क्या है जब एक एटॉमिक बॉम्ब फटता है, जैसे यहाँ पे एक एटॉमिक बॉम्ब अगर फटता है तो there is immense amount of energy that is released from that thing. अब इस एनर्जी की वजह से क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो भी चीज़ उसके बीच में आती है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है. डिस्ट्रॉय होने के बाद जो डेब्री और सूट होती है वो हवा में मिक्स होना शुरू हो जाती है. एंड जब वो हवा एटमोसफियर में काफ़ी ऊपर तक चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ मशरूम क्लाउड, देन दिस मिक्सेज विद द वाटर वेपर्स एंड केम डाउन एज डार्क ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड. दिस इज नोन एज ब्लैक रेन. In this picture you can see this is the hypocenter of the bomb blast. That is यहाँ पे बॉम्ब गिरा था एंड इसका जो इफेक्ट है वो हैवी रेंज रही थी 11 से 19 किलोमीटर के बीच में. लाइट रेंज वर 15 टू 29 किलोमीटर्स की रेंज में थी. और ये जो रेड लाइन है इसमें हल्का हल्का इम्पैक्ट देखा गया था ब्लैक रेन का. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द ब्लैक रेन. देयर वाज अ स्टडी दैट वाज कंडक्टेड इन ईयर 1945 और उस स्टडी ने बताया कि लगभग 29 किलोमीटर दूर तक इस ब्लैक रेन का इम्पैक्ट देखा गया था, यानी ब्लैक रेन 29 किलोमीटर दूर तक थी. देन इस रेन जहाँ जहाँ ये रेन गिरी उसने हर चीज़ को कंटेमिनेट कर दिया बिकॉज रेन के अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे. तो उसकी वजह से क्या हुआ, देयर वर डेड फिश इन द सी,
floating in the water bodies. Then there were ill cattle lying in the fields. यानी ये other organisms के ऊपर भी इसका impact गलत पड़ा था. It caused acute radiation symptoms in those who were exposed to it, जिसमें लोगों को नौसिया डायरिया रहा लगभग वीक्स तक. एंड ओवर टाइम मैनी पीपल हु वर एक्सपोज टू ब्लैक रेन हैव ऑल्सो डेवलप्ड कैंसर. आवर थर्ड टॉपिक इज स्मोक टावर. स्मोक टावर इंस्टॉल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन जनवरी दिस ईयर. एंड स्मोक टावर फंक्शन कैसे करता है, इसमें क्या होता है, इसमें देर आर लार्ज एयर प्यूरिफायर्स फिटेड विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ फिल्टर्स जो ट्रैप कर लेते हैं फाइन डस्ट पार्टिकल्स को, जो उसके थ्रू पास करता है. इस टावर के अंदर या तो कोई फैन लगा हो सकता है जिससे कि उस एयर को सक किया जा सके और एयर जैसे अंदर जाएगी, जैसे ऊपर से यहाँ अंदर आ रही है एयर, एंड ये फिल्टर होते हुए नीचे से बाहर निकल जाएगी. तो इट विल फिल्टर आउट द वेरियस पार्टिकल्स लाइक ppm 2.5 और ppm 3 और ppm 10 जो हार्मफुल रहते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए. यूजुअली जो हाइट रहती है एक स्मोक टावर की वो रहती है 20 मीटर या 65 फीट्स. प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स विद स्मोक टावर आर इन नीदरलैंड, चाइना, साउथ कोरिया एंड पोलैंड. जब पहला स्मोक टावर लगाया गया था वो दैट वाज इन ईयर 2015 इन रोटरडैम, नीदरलैंड. जो दिल्ली के अंदर स्मोक टावर्स इंस्टॉल होंगे दे विल बी अ कोलैबोरेशन ऑफ IITs एट मुंबई एंड दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा. नेक्स्ट थिंग इज दैट दिल्ली में क्यों स्मोक टावर्स लगने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पोल्यूशन इन NCT यानी नेशनल कैपिटल एरिया टेरिटरी इज एन इश्यू ऑफ कंसर्न. 2014 में WHO ने डिक्लेयर किया था दिल्ली एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड. Pollution levels in Delhi increased dramatically during winter, as on some days to near 10 times above the limits prescribed by WHO. और जो sources रहते हैं emission के वो रहते हैं construction work, industrial and vehicular pollution, and aggravate इनको करता है stubble burning. Now, what is the effectivity of smoke towers? It is said that about 50% of the particulate matter load can be reduced through it in an area of 1 kilometer direction in the direction of the wind, and in an area of 200 meters if it is against the direction of the wind. Open fields में अगर हम देखें काम वेदर के अंदर तो it can reduce particulate matter of 10 micrometers PM10 up to 45% and PM2.5 levels up to 25% in an area of 20 meters around the tower. And it is as per details of ENS Clean Air website. Next topic is Commonwealth Human Rights Initiative, Eradicating Modern Slavery and Assessment of Commonwealth Government Progress. This report has been released by CHRI and Walk Free, an anti-slavery organization, on World Day Against Trafficking. इस रिपोर्ट की highlights हैं कि that it assesses the progress of Commonwealth countries on the promise made in 2018 to end modern slavery by 2030. And इसके ये किसके अंडर होगा, it will be under SDG 8.7. And the SDG 8.7 says ending forced labor, human trafficking and child labor. अब ये रिपोर्ट बोलती है कि लगभग 1/3 ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैव क्रिमिनलाइज्ड फोर्स्ड मैरिज, यानी 2/3 कंट्रीज के अंदर फोर्स्ड मैरिज अभी क्रिमिनलाइज नहीं की गई है. सेकेंड इट सेज इज दैट only 23 countries have not criminalized commercial sex exploitation of children, and this is a grave situation. Third thing which it says is that Commonwealth countries have little progress towards their commitment to eradicate modern slavery by 2030. Only in every 150 people in Commonwealth is living in conditions of modern slavery. यानी हर 150 में से एक बंदा modern slavery के अंडर रह रहा है. None of the Asian countries in the group has implemented laws against forced labor in supply chains. Now, when we see from the India's perspective, India has not yet rectified the International Labour Organization's Domestic Workers Convention 2011 or Forced Labor Protocol of 2014. Secondly, 1/3 of all child brides in the world are in India only. Despite being the largest country in the region, India has weakest response on national coordination with no national coordinating body or national action plan in place. So इंडिया की जो सिचुएशन है वो एज अ वर्स्ट परफॉर्मर जज की गई है इस रिपोर्ट के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्निकल प्लेटफॉर्म ऑन मेजरमेंट एंड रिडक्शन ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट. इसको लॉन्च किया है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN ने. और इसका पर्पस क्या रहेगा,
It will bring together information on measurement, reduction, policies, alliances, action, examples of successful models applied to reduce food loss and wastage across the globe. और इसको लॉन्च किया जाएगा ऑन द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, और ये सेलिब्रेट किया जाएगा 29 सितंबर 2020 को. तो यू नीड टू रिमेंबर ये किसका इनिशिएटिव है. दिस इज इनिशिएटिव ऑफ FAO. सेकेंड थिंग यू नीड टू लर्न इज रिमेंबर इज दैट ये फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑन अवेयरनेस फूड लॉस एंड वेस्ट ये किस दिन मनाया जाएगा. तो 29 सितंबर को मनाया जाएगा. और जो इसके फंक्शंस हैं वो जनरल रहेंगे. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, अलाइंसेस के बारे में बताना, पॉलिसीज़ के बताना जो फूड लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है. अब ऐसे एक पोर्टल की हमें ज़रूरत क्यों थी. ऐसे पोर्टल की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लगभग 14% ऑफ द फूड इज़ लॉस्ट, या वेस्ट हो जाता है या फूड लॉस दोनों को मिला के हो जाता है, और इसकी वैल्यू लगभग रहती है $400 बिलियन एनुअली. और जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है फूड लॉस का वो है लगभग 1.5 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एनुअली. और ये जो मेजर लॉस देखा जाता है इट इज सीन इन रूट ट्यूबर्स, ऑयल बेयरिंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. अगर हम रिड्यूस करें फूड लॉस को और वेस्टेज को तो वी कैन ब्रिंग मोर फूड फॉर द मोस्ट वनरेबल, अ रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, लेस प्रेशर ऑन लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो आप इनको लिंक कर सकते हो इजीली कि हम जो भूखे हैं उनको हम खाना खिला पाएंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे, देन लैंड के ऊपर प्रेशर कम होगा, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर कम होगा क्योंकि हमें कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा. उसके बाद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा. अगर हम देखें फूड लॉस और फूड वेस्टेज को, तो फूड इज वेस्टेड व्हेन इट इज डिस्कार्डेड बाय कंज्यूमर एंड इज डिस्पोज्ड ऑफ इन रिटेल ड्यू टू पुअर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, while food loss occurs when it is spoiled or split before reaching the final product or retail stage. तो एक फाइन डिफरेंस है फूड वेस्ट में और फूड लॉस में. वेस्ट किया जाता है इंटेंशनली, कंज्यूमर उसको वेस्ट करता है. फूड लॉस होता है कि जो प्रोसेस है उसके बीच में वो फूड जो है स्पॉयल हो जाए या वो बाहर हो जाए. आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज इश्यूज विद इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज. पहला इशू हम देखेंगे वो रहेगा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में. जो इंडिया का एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 2018 के लिए इट वाज 1.28% ऑफ इट्स GDP, जो बहुत ही कम है. सेकेंड थिंग, जो इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है इट इज़ अबाउट 62.4% इन 2017. और अगर हम उसको वर्ल्ड एवरेज से कंपेयर करें तो वर्ल्ड एवरेज इज अराउंड 18.2%. तो यू कैन सी इट इज़ 4 to 5 times मोर देन दैट ऑफ वर्ल्ड एवरेज. देन डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो का हम इंडिया में देखें तो इट इज़ अबाउट 1 to 1500, यानी आप कह सकते हो एक डॉक्टर है लगभग 1457 पेशेंट पे. और WHO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए एक डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन. सेकेंड थिंग हम देखेंगे गवर्नेंस के ऊपर. 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इन ईयर 1992. अब 27 साल उसको हो चुके हैं, पर हम फिर भी देखते हैं कि जो रिफॉर्म्स लाए गए थे वो अभी तक अपनी फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं. एंड इसका रीज़न है कि देयर इज़ वीक कैपेसिटीज़ इन फाइनेंसिंग एंड स्टाफिंग ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. अगर हम देखें तो बेंगलुरु जो है अपना खुद का जो रेवेन्यू जनरेट करता है इट इज़ अबाउट 47.9% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इट इनकर्स. चेन्नई सिर्फ 30.5% ही जनरेट कर पाता है, मुंबई 36.1 ही जनरेट कर पाती है, एंड कोलकाता 48.4% ही जनरेट कर पाता है. तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो इट इज़ अराउंड 35 to 40% ही रेवेन्यू खुद से जनरेट कर पाते हैं, और रेवेन्यूज़ के लिए उनको डिपेंड होना पड़ता है या तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर. नाउ एनुअल सर्वे ऑफ इंडियाज सब सिटी 2017 ने बोला था कि मुंबई हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ऑफिसर्स पर लैक पॉपुलेशन एट 938 इन द कंट्री. और अगर हम इसको ग्लोबल सिटीज़ के कंपेयर में लेके आएँ तो ये बहुत ही कम है. जैसे जोहान्सबर्ग में इट इज़ 22,922 एंड न्यूयॉर्क के अंदर इट इज़ 5,446 ऑफिसर्स पर लैक पॉपुलेशन. अपार्ट फ्रॉम इश्यूज रिलेटेड विद फाइनेंस एंड स्टाफिंग, अनदर मेजर इशू इज रिगार्डिंग द लिमिटेड पावर्स ऑफ द मेयर. पहली चीज़ तो कोई किसी भी 10 मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटी के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर नहीं है. सेकंड क्या है, टेन्योर. जो टेन्योर है वो भी लिमिटेड है. जैसे मुंबई के मेयर का जो टेन्योर है वो है 2.5 ईयर्स,
दिल्ली एंड बेंगलुरु के अंदर जो मेयर का टाइम जो टेन्योर है वो रहेगा 1 ईयर का। थर्डली, मेयर्स के पास फुल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती ओवर द फंक्शंस लाइक प्लानिंग, हाउसिंग, वाटर, एनवायरनमेंट, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जो पैरास्टेटल एजेंसीज है लाइक प्लानिंग, वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो मेयर सिर्फ एक नॉमिनल हेड बनकर रह जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को देखें तो जो सिटीज़ अहेड मूव अहेड किया है, जैसे टोक्यो हो गया, या जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम के जो सिटीज़ हैं उनके अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होता है, जो कि सिटी को ज़्यादा बेटर डेवलप कर पाता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट उसको एक्सेस रहती है सिटीजन्स की। Another issue is regarding lack of transparency, accountability, and citizen participation. Transparent cities with institutional platforms encouraging citizen partnership improve urban democracy. No metropolitan has functional ward committees, यानी ward committees जो है वो लैक करती हैं हमारी metropolitan cities में. An absence of citizen participation is worsened by the poor transparency in finance and operations. तो ये इसलिए हम देखते हैं कि मेजर करप्शन भी रहती है लोकल सेल्फ गवर्नेंस के अंदर। इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑन एन एवरेज स्कोर 3.04 आउट ऑफ 10 इन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। इस रिस्पेक्ट में हमें ज़रूरत है कि हम मेयर को फुल 5 ईयर टेन्योर दें, उसकी पावर्स को हम बढ़ाएं। सेकेंडली, डिसेंट्रलाइज करें वार्ड लेवल गवर्नेंस को, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को हम बढ़ाएं और सिटी गवर्नमेंट के साथ वो इंटरलिंक्ड हो। देन फाइनेंसिंग और स्टाफिंग के इश्यूज़ को भी रिजॉल्व किया जाए। तो इन सब चीज़ों से हम आगे बढ़ा सकते हैं अपनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की गवर्नेंस को। एंड यू कैन ऑल्सो रीड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल सिटीज़ फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एंड मैकेंजी रिपोर्ट समरीज दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन दिस PDF। सो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। वी होप दैट आपको ये अच्छी लगी होगी, आपके लिए ये यूज़फुल रही होगी। इफ़ यू लाइक्ड आवर वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe to our channel. Thank you very much and have a very nice day.